हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। और जैसे कि हम पिछली कई सीरीज से यूजीसी नेट एजुकेशन के पीवाईक्यू कर ही रहे हैं, तो स्टूडेंट्स कल हमने जो सेकंड शिफ्ट में जो 2022 का प्रश्न पत्र आया था उसके क्वेश्चन कर रहे थे कल हम। तो उन क्वेश्चंस में एक शब्द आया था, क्या कहते हैं उसको, रैशनल चॉइस थ्योरी नाम से एक कॉन्सेप्ट आई थी। तो स्टूडेंट्स उसको हम आज देख लेते हैं वो क्या होती है ना। तीन शब्दों को इसमें याद रखना। पहला है रैशनल एक्टर्स, दूसरा है सेल्फ इंटरेस्ट, तीसरा है इनविजिबल हैंड। ये तीनों चीज़ें इसमें मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, है ना। थ्योरी, द थ्योरी, इसकी थ्योरी क्या है ना। रैशनल चॉइस थ्योरी है क्या चीज़। तो द थ्योरी स्टेट्स दैट पीपल मेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट विल प्रॉफिट देम। ठीक है, कि जो मतलब ये थ्योरी इस पर डिपेंड करती है कि जो लोग हैं इस पर डिसीजन लेते हैं कि उनको लाभ कितना मिलता है। जो भी कार्य करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, ये डिसीजन दिमाग में लेके करते हैं कि हमें बेनिफिट होगा या हानि होगी। यानी कि बेनिफिट को दिमाग में रख के ही व्यक्ति क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। द इनविजिबल हैंड इज यूज्ड एज मेटाफर फॉर द अनसीन फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस ए फ्री मार्केट इकोनॉमी, है ना। इनविजिबल हैंड क्या मतलब, ये तो इकोनॉमी के संबंध में और बहुत सी एजुकेशन के संबंध में भी हो सकता है इनविजिबल हैंड, है ना। जैसे कि जो हम चाह रहे हैं, जो गवर्नमेंट जो चाह रही है उसको जो है उस सिलेबस को वो इंक्लूड करना चाह रही है, लेकिन वो इनविजिबल हैंड के रूप में, अदृश्य उसके रूप में वो उसको इनकलकेट करेगी, है ना, उसमें करिकुलम में डालेंगे, लेकिन वो इनविजिबल रहेगा एक तरीके से। तो इसी तरीके से क्या है कि ये अनसीन फैक्टर्स है, दैट ये मतलब अदृश्य फैक्टर्स होते हैं, दैट इन्फ्लुएंस ए फ्री मार्केट, जो कि एक फ्री मार्केट इकोनॉमी को वो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं ना, डालते हैं पे। द रैशनल एक्टर्स एक्टिंग, अब ये रैशनल एक्टर्स क्या होते हैं, रैशनल एक्टर्स एक्टिंग फॉर देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट इन माइंड बेनिफिट्स द इकोनॉमी एट लार्ज। एक्टिंग क्या, द रैशनल एक्टर्स एक्टिंग फॉर देयर ओन सेल्फ, एक्टर्स क्या करते हैं इसमें, रैशनल एक्टर्स क्या करते हैं, सेल्फ इंटरेस्ट, उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है, जिन गतिविधियों में उनका सेल्फ इंटरेस्ट होता है उन्हीं गतिविधियों को वो करते हैं, ठीक है, जो इकोनॉमी में वो करती हैं, लाभ करती हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स हु सपोर्ट रैशनल चॉइस थ्योरी एडवोकेट्स फॉर लेस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एंड फ्री मार्केट एक्सचेंज, ठीक है ना। वे क्या चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस हो उसमें बहुत ही कम हो, क्योंकि हमें जितना कम इंटरफेरेंस होगा उतना ही हमें लाभ ज़्यादा होगा। तो एडम स्मिथ वाज अमंग द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू डेवलप द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ रैशनल चॉइस थ्योरी। स्मिथ deliberated on his study of self interest, वो क्या कहते हैं, एंड द इनविजिबल हैंड थ्योरी, वो क्या कहते हैं इन हिज लिटरेरी वर्क, वो कहते हैं कि एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए कि एक इंक्वायरी इनटू नेचर एंड केसेस ऑफ द, मतलब हमारे जो राष्ट्र को उसकी वेल्थ को जो है उसकी वेल्थ में ये वो होना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। है तर्क संगत विकल्प सिद्धांत की सीमाएं। नोबेल पुरस्कार विजेता हर्बर्ट साइमन ने सीमाबद्ध तर्क संगतता के सिद्धांत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया था कि लोग सदैव उन सभी सूचनाओं को प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते जिन्हें उन्हें सबसे अच्छा संभव निर्णय लेने की आवश्यकता होती है ना, कि उसमें कुछ गड़बड़ कर देते हैं। जरूर नहीं कि जितने भी डिसीजन ले जो जनता सही लेती हूँ, है ना, गलत भी डिसीजन ले लेती है। तो अब जो है हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पर, है ना स्टूडेंट्स। छठा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन हो गए ना, 5 क्वेश्चन तक हो गए इसमें, रैशनल थ्योरी 5वें क्वेश्चन में था। और 6th क्वेश्चन है, बिफोर स्टार्टिंग ए स्कूल फॉर स्लम ड्वेलर्स द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू कंडक्ट। झुग्गी बस्तियों में विद्यालय खोलने से पहले सरकार को निम्न कार्य करना अपेक्षित होता है। कौन कौन से कार्य करना अपेक्षित होता है, अब इनमें से हम बताएंगे। अर्थशास्त्र वाले जो एजुकेशन एंड इकोनॉमिक्स वाला जो चैप्टर है हमारा, उसमें से ये क्वेश्चन लिया गया है। कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जीरो कॉस्ट एनालिसिस, बजट एनालिसिस।
तो स्टूडेंट्स इसमें जो क्वेश्चन आंसर सही है वो क्या क्या होगा इनमें से, इनके हिंदी में बता देती हूँ एक बार आपको। लागत प्रभावी विश्लेषण, लागत लाभ विश्लेषण, शून्य लागत विश्लेषण, बजट विश्लेषण। तो इसमें सही कौन सा होगा स्टूडेंट्स? इसमें सही होगा कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। क्या होगा सही? कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस। कि झुग्गी बस्तियों में विद्यालय खोलने से पहले सरकार को लागत प्रभावी विश्लेषण करना अपेक्षित है। क्यों अपेक्षित है? क्योंकि सरकार को ये इसलिए अपेक्षित है क्योंकि वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में विद्यालय खोलने से सरकार को कोई लाभ के चक्कर में तो सरकार खोलेगी नहीं, वो केवल सोशल कॉज के लिए वहाँ पर विद्यालय खोलेगी। तो वो उन्हें क्या करना होता है फिर कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, जो हमने कॉस्ट लगाई है वो कितनी प्रभावी हमारे उस मिशन पर रही, केवल ये देखना होगा उसमें लाभ अर्जित नहीं करना होगा, केवल जो हमने कॉस्ट लगाई है वो इफेक्टिव हुई है कि नहीं हुई है। एजुकेशन के मैटर्स में ये ज़्यादा देखा जाता है और हेल्थ के मैटर्स में, ठीक है। अब विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ द डायरेक्ट मॉनिटरी कॉस्ट फॉर एक्वायरिंग एजुकेशन। शिक्षा प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लागत का स्रोत नहीं है? ट्यूशन फी ये नहीं है क्या? बुक परचेस्ड ये नहीं है? फोरगोन अपॉर्चुनिटी ये नहीं है क्या? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ये नहीं है क्या? बताइए इनमें से कौन नहीं है? चार ऑप्शन है। शिक्षण शुल्क, खरीदी गई पुस्तकें, छोड़ दिए गए अवसर, यातायात लागत। कि ऐसी कौन सी चीज है शिक्षा प्राप्त करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष आर्थिक लागत का स्रोत नहीं है, जो हमें दिखाई दे रहा है कि हम इसमें लागत लगा रहे हैं और ये शिक्षा में प्राप्त करने में हमें फायदा हो रहा है। ये कौन कौन से वो हैं? तो उनमें से बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है इन चारों में से। इन चारों में से देखो, ट्यूशन फीस शिक्षण शुल्क सामने दिखाई देता है। हम जब कहीं पढ़ने जाते हैं तो शिक्षण शुल्क देते ही हैं, कोचिंग में जाएंगे तब भी देंगे, स्कूल में जाएंगे तब भी देंगे। बुक परचेज जब पुस्तकें खरीदते हैं वहाँ भी हम पैसे देते हैं, है ना। ट्रांसपोर्ट जब कहीं मान लीजिए हम कहीं विद्यालय में जा रहे हैं, ये बसें लगी रहती हैं स्कूल में बच्चों की, तो यहाँ भी तो हम पैसे देते हैं, शुल्क देते हैं। फोरगोन का अपॉर्चुनिटी, छोड़ दिया अवसर। तो स्टूडेंट्स जो हमें अप्रत्यक्ष, जो हमें प्रत्यक्ष आर्थिक लागत का स्रोत जो नहीं है वो है फोरगोन अपॉर्चुनिटी, जो छोड़ दिए गए अवसर होते हैं। जैसे कि अगर हम पढ़ रहे हैं और बीच में कोई हमें अवसर मिला, है ना, हमने पहले से उसमें पैसा खर्च कर दिया था, लेकिन चूंकि हम पढ़ रहे थे तो हम उस बीच में पढ़ाई नहीं छोड़ पाए, तो हमने उस अवसर को ही छोड़ दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये होगा इसका सही आंसर। अब है 8th क्वेश्चन। द विजन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन वाज टू राष्ट्रीय ज्ञान आयोग NKC का मुख्य उद्देश्य रहा है क्या रहा है? इनका मुख्य उद्देश्य रहा है स्टूडेंट्स सभी के लिए शिक्षा, शोध और विकास, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ये इनके लिए रहा है। सभी के लिए शिक्षा मतलब क्या कहने का तात्पर्य है कि गुणवत्तापूर्वक शिक्षा सबके पास पहुंचनी चाहिए, और उसमें जो है ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए रिसर्चेस की जानी चाहिए, उनका विकास किया जाना चाहिए, और टेक्नोलॉजी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, अन्य सेवाओं में सुधार के लिए किया जाता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है ज्ञान आयोग का, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के जो है इसमें कार्य हैं जो ये करते हैं। अब आ गया 9th क्वेश्चन। एम्पायरिकल मीन्स, अनुभवात्मक का अर्थ है। क्या अर्थ है एम्पायरिकल का? एम्पायरिकल का जो मीन्स है वो ये है, उसमें नहीं ये दे रखे हैं, 4 दे रखे हैं, आपको उनमें से छांटना है कि कौन सा सही है। एम्पायरिकल का मीन, ठीक है, उसका अर्थ क्या है? बेस्ड ऑन रिसर्च क्वेश्चंस एम्पायरिकल, या फिर बेस्ड ऑन डाटा, है ना, फिर बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन, और ये रिसर्च क्वेश्चन होता है जैसे स्टेटमेंट बोल देते हैं रिसर्च में, ठीक है, वो रिसर्च क्वेश्चन। बेस्ड ऑन डाटा, बेस्ड ऑन हाइपोथेसिस, बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग वेरिएबल्स, इन नियंत्रित चरों पर आधारित कौन सा है? तो स्टूडेंट्स इसमें जो सही आंसर है वो है बेस्ड ऑन डाटा। ठीक है, कैसे है अब उसको थोड़ा देख लेते हैं। एम्पायरिकल क्या होता है? एम्पायरिकल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, है ना, एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, नॉट ऑन आइडियाज। कि जो एम्पायरिकल है वो हम जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, और उनसे अनुभव प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई चीज़ थ्योरी में लिखी हुई है और उसको हमने प्रैक्टिकल रूप में करके देखा है, तभी तो हम उसको ज्ञान प्राप्त करेंगे उस चीज़ का। प्रैक्टिकल थ्योरी में लिखा हुआ है, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल इसको करने गए तो उसका कुछ परिणाम निकला, तो उसको हम अनुभवात्मक नहीं मान सकते ना, उसको नहीं मानेंगे। लेकिन जिसको हम अनुभव करके देखेंगे तो उसको मानेंगे, तो एम्पायरिकल मानेंगे। तो एम्पायरिकल मीन्स बेस्ड ऑन और वेरीफाइबल बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस। देखेंगे, ऑब्जर्व, जब कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो ऑब्जर्व भी तो करते हैं उसको क्या इसमें हो रही है, यानी कि जो साइंस में जो प्रैक्टिकल करते हैं उसमें, या एक्सपीरियंस रादर देन जस्ट थ्योरी और स्पेकुलेशन। केवल देखना भर
या थ्योरी से नहीं है, बल्कि हम प्रैक्टिकल रूप से उसको करके देख के अनुभव होता है कि हाँ ये तो बिल्कुल सही है, ये इस तरह डालना था, ये इस तरह डालना था, इसके बाद ये हो गया और ये हमारा मतलब हमारे आउटपुट आ गया, या ये हमारा जो है इसका आंसर आ गया। कोई क्वेश्चन है बाई चांस कि उसका आंसर ही नहीं निकल रहा, इस तरह से है। तो ये जो है एम्पायरिकल ये इट इज़ अबाउट यूजिंग व्हाट यू सी हियर एंड अदरवाइज प्रिसाइज थ्रू योर सेंसेस। हम अपनी सेंसेस के द्वारा इसको अनुभव कर देंगे, सेंसेस के द्वारा देखें। ऑब्जर्वेशन किस चीज़ से करेंगे? आंखों से करेंगे ना, है ना। और प्रैक्टिकल किससे करेंगे? हाथों से करेंगे। तो इन सब चीज़ों के सेंसेस को हमारे इंस्ट्रूमेंट्स जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स को लाना मतलब यूज़ करना चाहते हैं उनको यूज़ करेंगे, उनके द्वारा हम एविडेंस और जो है आइडियाज एविडेंस प्राप्त करेंगे टेस्ट के, ठीक है, टेस्ट करके। अब विशेषताएं क्या हैं? ये क्या क्या विशेषताएं हैं एम्पायरिकल की? बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, वेरीफाइबल, वेरीफाई कर सकते हैं उनको सही है या गलत है, वेरीफाइबल। साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक मेथड है, इसमें स्टेप बाय स्टेप चलना होता है, इसमें कोई स्टेप छोड़ के चौथा स्टेप हो ही नहीं सकता, होगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यूज किस किस में किया जाता है एम्पायरिकल को? एम्पायरिकल ये किसका यूज़ किया जाता है? साइंस में किया जाता है, मेडिसिन में किया जाता है, एवरीडे लाइफ में किया जाता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम कौन से क्वेश्चन पर? एम्पायरिकल वाला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं हम अर्ली चाइल्डहुड एक्सपीरियंस आर क्रिटिकल स्पेशली फॉर इमोशनल सोशल कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंटेड बाई द थॉट्स ऑफ। प्रारंभिक बाल्य अवस्था के अनुभव संवेदनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसके विचारों से प्रभावित है? सभी जानते हैं, ये है सिगमंड फ्राइड, सिगमंड फ्राइड के विचारों से, है ना। संवेदनात्मक, सामाजिक, संज्ञानात्मक विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था के अनुभव। तो ये प्रारंभिक किससे है? संवेदनात्मक, ये है सिगमंड फ्राइड के विचारों से प्रभावित है। फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार ईड, ईगो और सुपर ईगो शायद ये है ना, ये सब चीज़ें इसका हिस्सा है। तो ये तो आपने जो है मनोविश्लेषणात्मक जो है पढ़ाई होगा आपने, तो उसमें ये उसको आप एक बार देख लीजिएगा। हु गेव द नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, हु गेव द थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो स्टूडेंट इसको प्रतिपादित किया है एरिक एरिक्सन ने। 4 ऑप्शन है इसमें, बेंजामिन स्पोच, एरिक एरिक्सन, जीन एरिक्सन, बेंजामिन ब्लूम्स। दो नाम तो एक ही जैसे हैं इसमें, बेंजामिन स्कोच और एरिक एरिक्सन, जीन एरिक्सन और बेंजामिन ब्लूम्स। ये एक ही जैसे जो है मतलब नाम है इनके। तो इनमें से जो सही है वो एरिक एरिक्सन है। अब इसने बहुत बड़ा इसका जो है विश्लेषण दिया है, बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब जो समझ में आने के मतलब अच्छी तरह से आ जाएगा और हमें महसूस होगा ये सब चीज़ें तो हमारे साथ भी घटित होती हैं। इतनी अच्छी तरीके से इन्होंने दिया है। पहला है विश्वास बनाम अविश्वास उम्र विकसित। जन्म से 18 महीने तक, मतलब जब इसका जो है ये जो इन्होंने कहा है विश्वास बनाम अविश्वास उम्र विकसित, ये है जन्म से 18 महीने तक संघर्ष। अब क्या संघर्ष करता है व्यक्ति इसमें, बच्चा इसमें? क्योंकि हम इस उम्र में पूरी तरह से असहाय हैं, हम अपनी ज़रूरत पर दूसरों पर डिपेंड हैं, ठीक है। यदि हम अच्छी देखभाल और प्यार प्राप्त करते हैं तो हम भरोसा करना सीखते हैं और आमतौर पर दुनिया में सुरक्षित महसूस करते हैं, ठीक है। हमें अच्छी देखभाल और प्यार नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं? भरोसा करने से संघर्ष करते हैं और आमतौर पर दुनिया से भयभीत महसूस करने लगते हैं। तो इसका क्या है? विश्वास बनाम अविश्वास। कि यदि हमें प्यार मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी या सुरक्षा की भावना से हमें कोई पालेगा या हमें हमारे अच्छी तरह से देखभाल करेगा तो हमें क्या मिलेगी? विश्वास। और यदि हमें उसमें थोड़ी सी कमी रह गई उसको, तो हम क्या प्रभाव महसूस करते हैं? अविश्वास। उसको अविश्वास, हमारे दिमाग में अविश्वास, हमारी भावनाओं में अविश्वास आ जाता है। अब है स्वायत्ता बनाम शर्म और संदेह। स्वायत्ता मतलब जैसे कि खिलौने हैं, खिलौनों में अपनापन, मतलब अपना मानना, खिलौनों को अपना मानना। भोजन विकल्प, जैसे कहना कि ये खाना है, अपनी मर्जी चलाना, है ना। जैसे भोजन दे दिया, भोजन में कई सारी चीज़ें दे दी, तो बच्चे को पसंद आया कि मुझे तो ये खाना है, तो वो वही उठाएगा, है ना। खिलौने में बहुत सारे खिलौने हैं, बच्चे को पसंद है कि मुझे तो यही चाहिए खिलौना, चाहे कोई किसी दूसरे बच्चे के पास है वो खिलौना, लेकिन मुझे तो यही चाहिए खिलौना। तो इस तरह अपनी मर्जी चलाते हैं बच्चे। तो जब तक अगर अपनी मर्जी चलाते हैं और उन्हें वो चीज़ प्राप्त हो जाती है जिसके लिए वो मर्जी चला रहे हैं, तो वे क्या होता है? स्वायत्ता हो जाती है। और यदि उनको वो चीज़ ना दी जाए या उनको छीन ली जाए या फिर ये कहा जाए कि ये इनके माँ बाप दिला सकते हैं, आपको नहीं हम दिला सकते, तो यहाँ बच्चा श्रम और संदेह महसूस करता है। फिर तीसरा है
पहल बनाम अपराध। पहल बनाम अपराध में क्या है कि यदि हम सफल होते हैं तो हम पहल विकसित करते हैं, जैसे कि सामाजिक सेटिंग करना, जैसे समाज में इंट्रोडक्शन करते हैं। समाज में जैसे हम बच्चे होते हैं, 2 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, जो 3 से 5 साल तक के बच्चे होते हैं, तो अड़ोस पड़ोस में खेलने के लिए जाते हैं। वहाँ यदि उनको सामाजिक इंटरेक्शन उनका अच्छा होता है तो वो क्या हो जाते हैं, और दोस्त बनाने में मतलब वो पहल करते हैं कि मतलब जैसे दोस्त बनाने के लिए गया तो उसने शुरुआत की, उसने पहल दोस्त बनने के लिए। तो ये क्या होता है कि पहल करता है बच्चा, और यदि वहाँ पर बच्चा पहल भी करता है लेकिन वहाँ सफल नहीं हो पाता तो वो अपराध, वो जो है उसे आत्मसंदेह और अपराध हो जाता है, अपराध बोध की भावना उसके अंदर आ जाती है। उद्योग बनाहीनता, ये आयु विकसित है 6 से 11 साल के बीच में बच्चा कैसा अनुभव करता है, वो ऐसा अनुभव करता है साइको सोशल, उसमें ऐसा अनुभव करता है साइको सोशल परिस्थितियों में कैसा महसूस करता है कि हम आत्मविश्वास की भावना विकसित करने की संभावना रखते हैं। यदि हम माता पिता, शिक्षकों या साथियों द्वारा हतोत्साहित या उपहास किए जाते हैं तो हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने में अधिक संभावना रहती है। ठीक है, इसमें क्या है कि उद्योग, यदि मान लीजिए हमने कोई कार्य किया, हम कार्य कर रहे हैं उसके लिए कि हमें वाहवाही मिलेगी, हमें बड़ाई मिलेगी, और यदि उसमें कोई हमारी मजाक उड़ा देता है, हमें उपहास कर देता है तो हमें हीन भावना महसूस होती है। फिर है पहचान बनाम भ्रम, कि जैसे कि बच्चा ये है कि हमारे किशोर अवस्था में हम अपने आदर्शों, मूल्यों, स्वयं के, जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे घर में तो ये चल रहा है, हमारे घर में इस तरह का वातावरण है, या हमारे घर में ये बातें मानी जाती हैं, तो दूसरा बच्चा भी कहता है कि हमारे घर में भी ये बातें मानी जाती हैं। और यदि तो हम बता रहे हैं कि हमारे घर में ये बातें मानी जाती हैं, इन चीज़ों, इन मूल्यों पर विश्वास किया जाता है, जिससे हमारे घर में सत्य बोलना सिखाया जाता है, हमारे घर में दूसरों का आदर करने सिखाया जाता है, हम ये कह रहे हैं बच्चे को, है ना, दूसरे बच्चे को आपस में कर रहे हैं बच्चे। लेकिन अगर वो बच्चे कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ नहीं ये सब चल रहा है, तो हमें भ्रम हो जाता है कि हम सही हैं, ये सही है जो ये कर नहीं रहे हैं, ये सही है या हम है। तो इस तरह से बच्चे की भावना विकसित हो जाती है। अंतर्गता बनाम अलगाव, अंतर्गता मतलब अंतरंगता बनाम अलगाव, कि हमने अपने किशोर वर्षों में स्वयं की मजबूत भावना विकसित की या नहीं। स्वयं को मजबूत भावना के बिना लोगों को कम प्रतिबद्ध रिश्ते होने और अलगाव और अकेलेपन पीड़ित होने की अधिक संभावना रहती है। जब तक हम किसी के साथ में अंतरंगता का रिश्ता नहीं करते हैं, अगर करते भी है ना, और हमारा अंतरंगता का रिश्ता, जो इंटीमेसी का रिश्ता जो होता है, जो हम इंटीमेट होना चाहते हैं और वो हम नहीं हो पाते, और ये रिश्ता हमारे बीच में नहीं होता है, किससे हम मिलजुल नहीं पाते, मिलते जुलते नहीं जाते, तो क्या होता है कि अलगाव की भावना से हम पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये साइको सोशल प्रॉब्लम है। जेरेटी बनाम ठहराव, ठीक, जेरेटी बनाम ठहराव में इसमें 40 से 65 साल, इसमें ऐसा महसूस होता है हमें कि हम यदि दुनिया में योगदान दे रहे हैं तो हमें अच्छा लगता है, तो हम रोजाना हमारा उठना, सुबह उठेंगे, हम शाम को काम करेंगे, दिन भर खुश रहेंगे। यदि हम एक अच्छा उत्पादक जीवन बनाने में विफल मतलब सफल रहते हैं तो हमें दुनिया में शामिल महसूस करते हैं। जब हम कुछ काम करते हैं, है ना, ये कितना है, ये किस उम्र की बात है, ये 40 से 65 उम्र की बात है। यदि हम अपना योगदान दे रहे हैं तो हमारा जीने के लिए मन करता है, और अधिक जीने के लिए मन करता है, और रोजाना उठकर, सुबह उठकर शाम तक काम करने के लिए मन करता है। पर यदि हम कुछ समाज में योगदान नहीं कर रहे, समाज में हमारा कुछ उठना बैठना नहीं है, आना जाना नहीं है, सामाजिक दृष्टि से हम लोग मतलब छिपे हुए हैं, तो क्या है कि हम अपने आप को सफल नहीं मानते हैं। ठीक है, फिर है अखंडता बनाम निराशा। अखंडता बनाम निराशा का क्या अर्थ है? यदि हम अपनी उपलब्धियों में गर्व की भावना विकसित करते हैं, यदि हमने जो भी हम क्या देखते हैं, ये है 65 से मृत्यु तक। यदि हम ये साइको सोशल प्रॉब्लम ये आ जाती है कि यदि हमने कोई कार्य किया, हम देख रहे हैं, हम लेटे हुए हैं और हमें सोच रहे हैं कि हमने आज तक किया ही क्या है भाई, जीवन में हमने आज तक किया ही क्या, हमने तो ये भी गलत काम किया, हमने तो ये भी गलत काम किया, हमने तो ये भी गलत काम किया, तो हमारे में हीन भावना आ जाएगी। ठीक है, हमारे में हीन भावना आ जाएगी और जो है निराशा उत्पन्न होगी, हम परेशान हो जाएंगे, निराशा उत्पन्न हो जाएगी, हम जो है उसमें चले जाएंगे, है ना, डिप्रेशन में चले जाएंगे, निराशा। लेकिन यदि हम पिछली अपनी लाइफ देखें और देखें कि अरे हमने तो ये उपलब्धि प्राप्त की थी, हमने तो ये उपलब्धि भी प्राप्त की थी, और हमने तो यहाँ इनाम कमाया था, तो हमारे अंदर जीवन प्रत्याशा और बढ़ती है। तो ये होती है साइको सोशल प्रॉब्लम्स, जिनसे हमें ऊपर उठना होता है स्टूडेंट्स। तो ये जो है पूरा हो गया, आपके 11 क्वेश्चन पूरे हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा स्टूडेंट्स, कमेंट में लिख के बताइए, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए स्टूडेंट्स। और जो आपको कठिन टॉपिक लग रहा है वो आप लिख सकते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हमें ये कठिन लग रहा है, उसकी जो उसे सोल्व किया जाएगा, उसको अच्छी तरह से समझाया जाएगा, जितनी कोशिश हो सकेगी उतनी अच्छी तरीके से समझाया जाएगा स्टूडेंट्स। तो अपने जो पेरेंट्स हैं उनको जो है रेस्पेक्ट कीजिए, और अपने जो
टीचर्स हैं उनकी रेस्पेक्ट कीजिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और खूब मन लगा के पढ़िए। बाय बाय।